नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में, जिसमें आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तो आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, इसके कौन कौन से पार्ट देखने हैं, आज फिर से उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इतने सारे चैप्टर पहले भी कर लिए, अब इसके आगे की कहानी में क्या क्या रिवाइज करना है। सर एक बार प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के अंदर क्या क्या देखना है और क्या क्या रिवाइज करने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं तो हम बात ही सेंटर ऑफ मास के बारे में करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे कर रहे थे अपन लोग? आरसीएम लिख रहे थे। आरसीएम कैसे लिखते थे अपन लोग? M1 R1 प्लस M2 R2 अप टू MN RN। ठीक है, कुछ याद ही नहीं आ रहा सर? हाँ, पढ़ा तो था ऐसा कुछ, अपॉन M1 प्लस M2 अप टू MN। ठीक है, सिग्मा विग्मा नोटेशन के अंदर भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये आपका आरसीएम हो गया। ये अगर अलग अलग एक्सेस के हिसाब से हम लोग लिखा करते थे तो हम लोग कैसे लिखते थे? जैसे मान लो आपको किसी ने एक्ससीएम निकालने को बोला तो हम लोगों ने क्या लिखा? सिग्मा MI XI अपॉन सिग्मा MI। इसी तरह से YCM सिग्मा MI YI अपॉन सिग्मा MI। और सिमिलरली जब ZCM लिखने को बोला तो सिग्मा MI ZI अपॉन सिग्मा MI। तो ऐसे अलग अलग चीजें हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के ऊपर पहले भी सवाल आया है, अभी भी आ सकता है। इजी है, मैं भी जानता हूं, पर पूछा गया है। तो एक टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते थे भाई? एक पार्टिकल को ही ओरिजिन मान लिया करते थे जहां से भी डिस्टेंस पूछा जाता था। ये मान लो भाई M1 है, ये मान लो भाई M2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। इन दैट केस हम लोग जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस लिखा करते थे, जो एक्स निकाला करते थे, अगर M1 से निकालना है तो इसी को ओरिजिन मान लिया करते थे। यही पॉइंट आपका 0,0 हो जाया करता था। और एक्स की जो वैल्यू है वो आती थी M2R अपॉन M1 प्लस M2। यही अगर हमें M2 से निकालना होता तो हमारा आंसर आता है M1R अपॉन M1 प्लस M2, जो हम लोग सभी लोग जानते हैं। साथ में हमें यहाँ एक और बहुत जोरदार चीज पता लगती है, वो यह है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा हैवियर पार्टिकल के पास होता है। इसका मतलब M जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। इससे जो रिलेशन आता है वो आता है आपका M1 X1 इज इक्वल टू M2 X2, जिसको हम लोग मास मोमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये मास मोमेंट वाला रिलेशन जो है वो आ जाता है। ठीक है ना? तो ये कहानी सेंटर ऑफ मास के अंदर इनिशियली आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब जो हमारे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास होते हैं वो आपको निकालने आने चाहिए। एज एन आपने कुछ कंबाइन कर लिए, है ना? किस तरह के सिस्टम्स ले लिया आपने? कुछ इस तरह की बॉडीज ले ली कि भाई सिस्टम ऐसे बना लिया, एक यहाँ रख दिया है, एक यहाँ रख दिया है, एक पार्टिकल को यहाँ रख दिया है, आपने एक ट्रायंगल के शेप के अंदर उनको जमा लिया है, आपने स्क्वायर के शेप के अंदर इनको जमा लिया है। तो अलग अलग मासेस के हिसाब से हम लोग सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म बॉडीज के सेंटर ऑफ मास जनरली उनके सेंटर में ही मिलते हैं, तो हमें वो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जहां से भी जो भी कैलकुलेशन करवाई जा रही है उसके हिसाब से ओरिजिन मानो, अपनी एक्सेस मानिए, और एक्सेस के हिसाब से फॉर्मूला लगाइए M1 R1 प्लस M2R2 वाला। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स के लिए अलग लिखो, वाई के लिए अलग लिखो, जेड के लिए अलग लिखो, XY Z करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर मुझसे पूछा जाता है कि अगर मान लो अलग अलग टाइप की जो हमारी रेगुलर बॉडीज होती हैं उनके लिए सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वहां पर हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात होती है तो बात आती है लैम्डा, सिग्मा और रो के बारे में। ठीक है, तो लैम्डा हम लोग कहाँ काम में लेते हैं? अभी तक कंफ्यूजन है सर इन वाली चीज़ों में, आज तक समझ में नहीं आई। लो भाई आज समझ लो, लैम्डा होता है आपका kg/मीटर, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। सिग्मा होता है आप लोगों का kg/मीटर स्क्वायर, यानी कि मास पर यूनिट एरिया। और रो आपका होता है मास डेंसिटी, मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्यूबिक मीटर की टर्म आ गई। तो तीन तरह के आपके मास के डिस्ट्रीब्यूशन आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। अब ये मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह की बॉडीज में देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो हम लोगों को याद आती है किसकी? हमें याद आती है रॉड की, हमें याद आती है रिंग की। इन सब केस में हमें लैम्डा अप्लाई होता हुआ दिखता है। जब बात आती है डिस्क की, जब बात आती है हमारे पास में प्लेट्स की, जब बात आती है हमारे पास में एक हॉलो स्फीयर की, तो हमें सिग्मा अप्लाई होता हुआ दिखता है। ठीक है, और वहीं जब बात आती है डेंस चीजों की, डेंस चीजें मतलब कि आपका एक सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया,
ठीक है, सॉलिड कौन हो गया, जब इस तरह की चीज़ों की बात आती है तो बात आती है रो की। अब अगर आप लोग पूरा एक सॉलिड सिलेंडर ले लोगे या पूरा एक सॉलिड स्फीयर ले लोगे तो उसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में ही होगा। पूरी रिंग ले लोगे, सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा। पूरी प्लेट ले लोगे, सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा। सिंपल सी कहानी होती है। पूरी रिंग ले लोगे, सेंटर ऑफ मास सेंटर में, बहुत बढ़िया। पर अगर इनके हाफ हाफ पोर्शन कर लिए जाएं तो हम लोगों को दिक्कत आती है। तो आधे आधे पोर्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसकी एक ट्रिक बनाई। ठीक है, कैसे? क्रिकेट टाइम, ठीक है, क्रिकेट टाइम। और इसके बाद में हमारे हिटमैन रोहित जी आए इसके अंदर। और हिटमैन रोहित जी के बाद में जो अभी बहुत ज्यादा नहीं चल रहे हैं, शिखर धवन जो है वो भी इंक्लूड किए गए। ठीक है, और इस वाली ट्रिक को लिखने के बाद में हमने कुछ ऐसे इसको सजाया। एच, कलर दूसरा ले लेता हूं जिससे सजा हुआ लगे तुमको। तो यहां पर आया एच, एच, आर, 2R, 3R और 4R। ठीक है, यहां पर लिखा हमने 4, 3, 2, पाई, 8 और 3 पाई। अब ये क्या लिख दिया सर? तो ये जो लिखा है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये असल में लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास इन सभी बॉडीज का जो आपको यहां पर बनी हुई दिख रही हैं। ठीक है सर, कोई बॉडी बनी हुई नहीं दिख रही है, अभी नजर आ जाएगी, देखना। जिसमें जो लिखा हुआ है ना उसी का सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ है। सर इनका नामकरण कर दो, हमें तो कुछ याद नहीं है ना? हाँ देख लो। तो सी से क्या होता है? कोन। तो ये हो गया आपका कोन। टी से क्या होता है? ट्राइंगुलर प्लेट। डायरेक्ट सवाल है एग्जाम का। कहाँ होता है? h/3 पर होता है। कोन कहाँ होता है? h/4 पर होता है। एच से बोलो, जल्दी बोलो एच से। ये हो गया आपका हॉलो वाला स्फीयर, समझ गए? तो दिस इज योर हॉलो स्फीयर। ठीक है, आर से क्या हो गया? रिंग। पर ये सब क्या है? हाफ। ये हॉलो स्फीयर भी आधा ही है। तो किसी को ऐसा लग रहा हो ना पूरा ले लिया है, तो मैं हॉलो हेमिस्फीयर ही लिख देता हूं, तुम गड़बड़ कर दोगे नहीं तो। हॉलो हेमिस्फीयर बोलोगे सर ने तो आधा बोला था, लिखा पूरा स्फीयर है। तो ये हो गया आपका हॉलो हेमिस्फीयर। आर हाफ रिंग, समझे? एस सॉलिड्स हेमिस्फीयर। ठीक है, और डी फॉर हाफ डिस्क। आधे आधे के हिसाब से लिखा गया है। उसी में मजा है, पूरे का तो पता है कि सेंटर पे है। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रख लें। पहले लिखो एच एच, फिर लिखो आर 2R 3R 4R, फिर लिखो 4 3 2 पाई 8 3 पाई। अगर आपको याद है बहुत ही अच्छा है। ट्रिक क्या है? क्रिकेट टाइम हिटमैन रोहित शिखर धवन। मेरे को तो याद हो गई, शायद तुमको भी हो जाएगी। ठीक है, क्रिकेट टाइम हिटमैन रोहित शिखर धवन, मुझे तो अभी याद है, तुमको भी हो ही गई होगी। एक बार मेरे साथ में बोल दो, क्या बोलोगे? क्रिकेट टाइम हिटमैन रोहित शिखर धवन, हो गई याद। तो ये हमारे पास में ट्रिक है सारी की सारी ये वाले सेंटर ऑफ मास याद करने की। इनके कंबाइंड सिस्टम जो हैं वो आप लोगों के बना दिए जाते हैं। इनको कंबाइन कर करके फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से एक कोन दे दिया। कोन के ऊपर मान लो आपको एक डिस्क लगा के दे दी, स्फीयर लगा के दे दिया, एक कंबाइंड सिस्टम बन गया। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ ऐसे सिस्टम्स दिए जा सकते हैं जिसके अंदर मान लो यहाँ आपकी एक स्क्वायर प्लेट लगा दी, और ये जो स्क्वायर प्लेट लगाई थी इसके आगे एक डिस्क जोड़ दी इस तरह से। तो ऐसे कंबाइंड वाले सिस्टम्स के सेंटर ऑफ मास आपसे जगह जगह पर पूछे जा सकते हैं। आपको इनके मास लिखने आने चाहिए। मास इसके अंदर सिग्मा टाइम्स ऑफ, कैसे लिखूंगा? एरिया। प्लेट है तो सिग्मा टाइम्स ऑफ एरिया। इसका एरिया क्या होगा? अगर मान लो साइड ए है तो इसका मास हो जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर। अब इसका मास कैसे लिखूंगा? चलो भाई लिखते हैं। मास लिखूंगा सिग्मा टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर बाय 2। इसका आर क्या हो गया? a/2 यानी a²/4। ऐसे सोच के करना है। तो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने? एरिया a/2 है ना, तो अपॉन 2 भी तो होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे हम लोग मासेस जो हैं वो लिख सकते हैं। मासेस लिखने के बाद में दोनों के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल सकते हैं। और इसको मान लिया m1 यहाँ रखा था, इसको मान लिया m2 यहाँ रखा था, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और फिर सिंपल फॉर्मूला m2r/m1 + m2 लगा सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। यही होता है कंबाइंड सिस्टम, कुछ स्पेशलिटी थोड़ी है उसके अंदर। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस को
आपके लिए बनाया जा सकता है। इसी में फिर आपसे कैविटी का सवाल भी बनाया जा सकता है। कैविटी में क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, उस पोर्शन को गायब कर देंगे। जिस पोर्शन को आपके लिए गायब कर दिया गया उसको आप नेगेटिव मास समझ के फाइनली उसका मास नेगेटिव कर देंगे, और जो आप m2r/m1 + m2 वाली इक्वेशन लिखते हैं उस वाली इक्वेशन के अंदर जो m2 है उसको नेगेटिव ले लोगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो आपके कैविटी वाले क्वेश्चन जो हैं ये यहाँ पर हो जाते हैं। समझ गए? तो दिस फॉर्म्स द सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन वाले पार्ट। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट आता है जिसके अंदर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन और इंपल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना भाई? इसी के अंदर फिर हमारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन और इंपल्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास में ये फॉर्मूला निकल के आता है कि भाई डीपी की जो वैल्यू है इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी, और ये जो क्वांटिटी है ये जे या फिर इंपल्स के बराबर होती है। ठीक है, व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इट इज एन इंपल्स। ठीक है ना? इंपल्स का ग्राफ आप लोगों से पूछा जा सकता है, किस तरह का ग्राफ होता है फोर्स और टाइम के बीच का। तो एक बहुत ही लार्ज फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो दिस टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना? मतलब इतना भी नहीं कि टेंड्स टू जीरो ही हो जाए, पर हाँ स्टिल इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चेंज इन मोमेंटम जो लास्ट ईयर भी पूछा गया था, आप लोगों को सभी को पता है कि बॉडी है, एम मास की वी वेलोसिटी से गिर रही है। मान लेते हैं कि डेल्टा टी की वैल्यू जो है 10⁻³ सेकेंड्स है, तो एवरेज फोर्स कितना एग्जर्ट करेगी? एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, है ना? और उसकी वैल्यू किसके बराबर कर देते हैं हम? डेल्टा पी के बराबर यहां से। तो एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो चेंज इन मोमेंटम की कैलकुलेशन से हम लोग एवरेज फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। टप्पा खा के जाएगी तो एम वी नीचे, एम वी ऊपर 2mv, है ना? एन बॉल गिरा दो तो वो NMV कर देंगे। हाँ वही वाली चीजें, तो वही सब चीजें जो है उन्हीं का रिपीट टेलीकास्ट जो है वो होता रहता है, और हमको सारी चीजें जो है वो पता लगती रहती हैं। करेक्ट? तो यहाँ पर ये कहानी तो हमारी हो जाती है जिसमें हमसे इम्पल्स मोमेंटम और इनके बारे में बात की जाती है। फिर इसी के अंदर मास मोमेंट वाली बात आती है जिसमें हमसे बोट वाली प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व की जाती हैं, है ना? बोट वाली प्रॉब्लम्स हो गई, प्लैंक वाली प्रॉब्लम्स हो गई, इनके बारे में बात की जाती है। तो बोट और प्लैंक वाली प्रॉब्लम्स की जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम लोगों को पता लगता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास में एक बोट है, बोट जो है वो मान लो पानी के ऊपर तैर रही थी, और आदमी जो है अगर वो आगे को जा रहा है, इन दैट केस आदमी को पूरा एल नहीं चलना होता, यानी लेंथ ऑफ द बोट नहीं चलना होता अगर वो पूरे इस एंड पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि बोट खुद पीछे चली जाती है इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट। ठीक है? हाँ, इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास याद करो, जल्दी बोलो। इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती हैं? पता नहीं सर, कुछ नहीं याद है तुम लोगों को। एक्सटर्नल फोर्सेस हाँ सर कर सकती हैं, इंटरनल फोर्सेस पता नहीं सर क्या होता है। थ्योरी पढ़ो, कॉपी खोलो और देखो इन सब चीज़ों को। ठीक है? सेंटर ऑफ मास, है ना? तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट वाली कंडीशन आ जाती है यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास क्योंकि रेस्ट पे है इसीलिए वो अपने आप को वहीं रखता है, बोट को वापस पीछे भेज देता है, आदमी आगे पूरा चला जाता है। आदमी पूरा हिल जाता है क्या? नहीं जाता है। और इसीलिए अगर आदमी का मास मान लो m1 है और बोट का मास मान लो m2 है, तो आदमी कितना आगे जाता है? l-x। हम लोग लिखते हैं m1 इंटू l-x, और बोट कितना पीछे जाती है? m2 इंटू x। वही m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, mx इक्वल्स टू कांस्टेंट। मास मूवमेंट को इक्वल करना होता है, आदमी का भी और बोट का भी। आपका आंसर एकदम आ जाता है। ठीक है? आंसर वैसे ही आ जाता है m1r/m1 + m2 के जैसा, जो बहुत ही आसान है। ठीक है ना भाई? अब जब ये वाली चीजें भी देख ली, बोट वाली प्रॉब्लम देख ली, तो इसके अंदर कई बार ऐसे वेज बना देते हैं कि वेज के ऊपर एक वेज है, वो अगर फॉल कर रहा है तो बोलो कितना गिरेगा? सेम आंसर आता है। आपको बस सिस्टम पे नेट फोर्सेस देखनी है कि वो जीरो है कि नहीं, बिकॉज जब भी सिस्टम के ऊपर एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। एफ नेट की वैल्यू क्या होगी आपके सिस्टम पर? जीरो होगी। तब तब आपका मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होगा। अब मोमेंटम कंजर्वेशन का स्पेशल केस क्या है? जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पर भी आ जाए। ठीक है? तो इसीलिए इसी के अंदर हम लोग एक बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में भी पढ़ते हैं।
बॉम्ब एक्सप्लोजन के सवाल पहले भी पूछे गए हैं, जिसके अंदर बॉम्ब अलग अलग डायरेक्शन के अंदर आपको एक्सप्लोड करके दे दिया जाता है, और फिर आपको बोलते हैं कि बताओ भाई अगर इस बॉम्ब के इतने टुकड़े हुए, इनिशियली 1 किलो का टुकड़ा ये था, 2 किलो का ये था, और मान लो 3 किलो का ये था, ठीक है, इनिशियली मान लो ये रेस्ट पर था, फूट गया अलग अलग टुकड़ों के अंदर, 3 किलो वाला आगे चला गया मान लो 3 मीटर पर सेकंड से, 2 किलो वाला मान लो ऊपर को चला गया है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ 1 किलो वाला किधर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग सीधे क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, पी इनिशियल की वैल्यू हम लोग 0 लिखते हैं, पी फाइनल की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, सबका मोमेंटम डायरेक्शन के साथ, क्योंकि डायरेक्शन दिया हुआ है, जिसका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ वैसा का वैसा पुट कर देंगे बिना डायरेक्शन के पॉजिटिव साइन के साथ। तो 1 का हमें पता नहीं है, तो 1 × वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। 2 वाला ऊपर जा रहा है 2 × 10, और ऊपर जा रहा है तो जे कैप, 3 वाला आगे जा रहा है तो +3 आई कैप, अपने आप ही जो वेलोसिटी है 1 वाले की निकल के आ जाएगी जे कैप आई कैप में बिना किसी समस्या के। तो ऐसे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन बॉम्ब एक्सप्लोजन के केसेस के अंदर लगा के आंसर्स को निकाल सकते हैं। अब मोमेंटम इंपल्स कंजर्वेशन वगैरह की बातें तो हो ही गई हैं, तो इसके अंदर अब बात हमसे की जाती है किसकी बेटा, कोलिजन के बारे में। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोलिजन के अंदर हम लोग 3 तरह के कोलिजन जो है वो पढ़ रहे होते हैं। कोलिजन की जब बात आती है तो हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, और फिर आ जाता है आपका पार्शियली इन इलास्टिक या इलास्टिक। इनको डिफाइन किया जाता है ई के थ्रू, जो एक सरफेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन्स के लिए, जो इसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, ई, जिसकी वैल्यू डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन की जो इंपल्स है उसके रेशो के थ्रू हम लोग निकालते हैं। और सिंपली जब हमको ई की वैल्यू डिफाइन करनी होती है तो हम लोग ई को कैसे लिखते हैं भाई, v2 - v1 अपॉन u1 - u2। ठीक है, इन केस हमारे पास में कोई बॉल थी, ये u1 से जा रही थी, ये जा रही है u2 से, और उसके बाद में ये जाने लगी v1 से, और ये जाने लगी v2 से। तो हम लोग इस तरह से E की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमेशा कंपोनेंट करते हैं, और V2 V1 की वैल्यूज जो है वो हमेशा पुट की जाती हैं। ठीक है, तो फॉर इलास्टिक कोलिजन, ये कौन सी स्पेलिंग लिखी है मैंने इलास्टिक की, देखना, इलास्टिक। ठीक है, तो एक इलास्टिक कोलिजन के लिए जब हम लोग लिखते हैं तो इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे E की वैल्यू क्या लिख लेते हैं हम लोग, 1। एनर्जी में कोई लॉस नहीं, इन इलास्टिक सारी एनर्जी का लॉस, मतलब मैक्सिमम एनर्जी का लॉस, सारी नहीं, ध्यान रखना। और पार्शली के अंदर ई की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में। ये कंडीशंस आपकी 3 एग्जिस्ट करती हैं जब हम लोग कोलिजन्स के बारे में बात करते हैं। अब इन कोलिजन्स के अंदर हम लोग वैल्यू निकालते हैं टक्कर के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो कंडीशंस आपको इसमें अप्लाई करनी होती हैं वो कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन जो आप हमेशा ही अप्लाई कर सकते हैं, वो पहली कंडीशन है आपकी, क्या रह गया मिटने से, हाँ, एक कंडीशन जो आप लोग हमेशा ही अप्लाई कर सकते हैं, वो वाली कंडीशन क्या होती है बेटा, दैट कंडीशन इज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा जब भी टक्कर होगी, इज ऑलवेज देयर, ये तो होगा ही होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन आप लोग सिर्फ तब लगा सकते हैं जब ई की वैल्यू आपकी 1 हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों कब लिख सकते हैं, जब ई की वैल्यू 1 है, अदरवाइज यूज मोमेंटम कंजर्वेशन इन ऑल द केसेस। तो ये बात ध्यान रखें, इज ऑलवेज देयर। ठीक है, कंपोनेंट जो करने हैं फोर्सेस के मस्ट ऑलवेज बी डन along the line of impact, इम्पैक्ट की लाइन के अलोंग करेंगे। तो फोर्सेस से यहां पर हमारा मतलब वेलोसिटी वगैरह भी है, समझ गए ना, फोर्सेस, या फिर आप इसको कहां लिख लें, मोमेंटम का केस चल रहा है तो वेलोसिटी। तो कंपोनेंट हमेशा किसके अलोंग करना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग करना है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो लाइन होती है जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लग रही होती है। इन सब बातों को ध्यान रखना होता है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना भाई। हाँ, ऐसी बातें याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, है ना। तो ये केसेस हैं सारे के सारे जिससे हम लोग
वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के बाद क्या नहीं होगा, ऑल द केसेस ऑफ ई इक्वल्स टू 1 0 एंड फ्रॉम 0 to 1 आप लोगों ने ये सब क्लास के अंदर किए हुए हैं, बार बार इनको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार देखिए वो सारे केसेस, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है जिसमें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है वो बना दिया जाता है और हम इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम के ऊपर बैठ के ही सॉल्व करते हैं कि भाई इसमें मैक्सिमम एक्सपेंशन कब होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा। तो ये अगर मास m1 है और ये अगर मास m2 है, तो हम लोग बोलते हैं कि जितनी भी इस सिस्टम की एनर्जी होगी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में स्टोर्ड होगी, एंड दैट एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, हाफ म्यू टाइम्स ऑफ v रिलेटिव स्क्वायर। इनको कुछ कुछ तो वेलोसिटी दे दी जाती है v2 और v1, और उससे हम लोग वेलोसिटी रिलेटिव जो है वो निकाल देते हैं। ये म्यू जो है, इस म्यू को आप जानते हैं रिड्यूस्ड मास के नाम से। डायरेक्ट इस वाले रिजल्ट से सभी आंसर आ जाते हैं। असल में इसको सी फ्रेम के ऊपर बैठकर सॉल्व किया जाता है, जिसकी डिटेल में अभी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिड्यूस्ड मास और इसकी वैल्यू क्या होती है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। बाउंसिंग बॉल वाला जो कंसेप्ट है वो एक बार देख लेना। बाउंसिंग बॉल का कंसेप्ट देख लोगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कैसे आपकी बॉल जो है वो बाउंस हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, क्या क्या हो रहा है। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड कंसेप्ट, अब उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, पर हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि बॉल को नीचे गिराया, मोमेंटम में चेंज या इंपल्स की वैल्यू, या कितना टाइम था उसका कांटेक्ट का सरफेस के साथ, या एवरेज फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन एंड द पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी तरह के सेशंस अगले चैप्टर के लिए भी आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल बिना चिंता किए इन वाले सेशंस को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।